नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज की क्लास। आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब होगा। इस सेशन इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे जाने हैं और अभी तक आपके एग्जाम में पूछे यानी कि प्रश्न आते आ रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, अपने पाप को धोना है तो गंगा में डुबकी लगाना है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर यहाँ पे सिलेक्शन पाना है, अधिकतम अंक प्राप्त करना है, तो इस सेशन, इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जितने प्यारे भाई बहन गृहिणी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, रक्तदान ये सब दिया गया है, बहुत जगह रक्तदान दिया रहता है, लेकिन रक्तदान ही सही है। तो रक्तदान द्वारा जो फैलता है वह हेपेटाइटिस होता है, मलेरिया होता है, एड्स होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, HIV हो गया। ठीक है, ये रक्तदान द्वारा फैलते हैं, लेकिन टाइफाइड आपका नहीं फैलता है। दूसरा प्रश्न दिया गया, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन दिखें। जब क्वेश्चन बड़े बड़े दिखेंगे तो आंसर क्या होता है, आसानी होता है आंसर क्लिक करने में, आंसर को कलेक्ट करने में। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? किसकी बात कर रहे हैं? कैंसर की बात कर रहे हैं। इसके उपचार के लिए जो रेडियो आइसोटोप होता है वह P30 है, Co60 है, P32 है या C14 है। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होता है वह आपका Co60 की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है कि मिनी माता रोग का कारण क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिनी माता रोग, मिनी माता रोग। इसका रोग का कारण जस्ता है, सीसा है, कैडमियम है या पारा है? तो मिनी माता रोग, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, मिनी माता आपके नाम से ही आंसर निकाल देंगे। मिनी माता यानी मिनी मतलब होता है छोटा, और आप लोग देखे होंगे पारा बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो आपको अंक बता देता है कि कितना आपका डिग्री सेल्सियस है, कितना हाई है। वो पारा क्या होता है, उठ जाता है, और थोड़ा सा झटका दे देंगे, झिटक देंगे तो क्या होता है, पारा फिर नीचे गिर जाता है। जिससे क्या होता है, डिग्री सेल्सियस हमें पता चल जाता है तापमापी द्वारा। ठीक है, तो मिनी माता रोग का जो कारण है वह हमारा पारा ही होता है। देखिए, पारा क्या होता है, दूषित मछली और शंख एक व्यापक बीमारी की वजह से जैविक पारा घुसपैठ मस्तिष्क कोशिकाओं से युक्त एक मानव या अन्य जानवर की खपत को संदर्भित करता है। और सबसे खास उपद्रव रोग की दुनिया क्या एक है? 1953 में किसने? मिनी माता रोग पहले जापान मिनी माता, ठीक है, कुमामोटो प्रांत में क्यूशू शहर में हुई थी, लेकिन इसका कारण अज्ञात है क्योंकि यह मिनी माता रोग के रूप में जाना जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए हो कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ें समझते जाइए, हो सकता है ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, सनसाइन विटामिन होता है, शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सनसाइन विटामिन, जी हाँ, सनसाइन विटामिन ए को बोलते हैं, विटामिन ई को, विटामिन के को, विटामिन डी को। देखिए, नाम से ही आपको उत्तर पता चल जाता होता है, और यही प्राइमरी लेवल्स में पूछा भी जाता है प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा उतना हार्ड नहीं आता है। ठीक है, जो आपके 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का है, तो 10th क्लास तक अगर आपने EVS की पूरी सारी बुक जो है कंसेप्ट वाइज NCERT के पैटर्न पर पढ़ ली है, ये सारे वहीं से प्रश्न आपकी क्रिएट होते हैं। तो सनसाइन विटामिन हमारा डी कहलाता है। सन मतलब होता है सूर्य, सूर्य और शाइन यानी चमकना, सूर्य के चमकन से जो हमें विटामिन मिलता है वह हमारा डी कहलाता है, उसी को सनसाइन विटामिन कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को अच्छे से एक बार अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का, सभी साथियों का। पांचवा प्रश्न यह कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। अब ये पीत ज्वर कैसे आ गया? ठीक है, ये आपका पीत पीताम्बर वाला हो गया, पीत प्रेम वाला हो गया। ये पीत है क्या चीज़ दोस्तों? तो पीत ज्वर जो संचारित होता है
एनोफिलिस के द्वारा होता है, मक्खी के द्वारा होता है, एडीज के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पीत ज्वर जिसे कहते हैं एलो, किसे कहते हैं? एलो जिसे कहते हैं, तो एलो ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा संचारित किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीत ज्वर या एलो फीवर जिसे कहते हैं। तो एलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है, ये भी आपको ध्यान देना है, जो सहसा आरंभ होता है। सहसा मतलब एक धीरे धीरे आरंभ होता है। इसमें ज्वर, ववन, मंदनाड़ी, मूत्र में एल्यूमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। और इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका संवहन जो है एडीज इजिप्टियाई या स्टोगोमिया फेसियाटा जाति के मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? गठिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया। देखिए, संक्रामक मतलब फैलने वाला, हवा में भी फैल जाए, एक दूसरे के छुआछूत से फैले। देखिए, गठिया तो और मधुमेह और कैंसर ये छुआछूत से नहीं होता। मधुमेह मतलब होता है जिसे हम शुगर कहते हैं, तो ये खान पीन से सारी चीज़ें होती हैं, खान पान पर ध्यान देना होता है। लेकिन डिप्थीरिया एक ऐसा रोग है जो एक संक्रामक रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। और डिप्थिया या इसे में रोहिणी भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रोहिणी और डिप्थीरिया बोलते हैं। और ये उग्र संक्रामक रोग है। कैसा संक्रामक रोग है? उग्र संक्रामक रोग है, जो 2 से लेके 10 वर्ष तक के आयु के बालकों में अधिकतर पाया जाता है। यद्यपि सभी आयु वालों में यह रोग होता है, लेकिन अधिकतर 2 से लेके 10 वर्ष तक के बालकों में होता है। इसका उद्भव काल क्या होता है? 2 से लेके 4 दिन तक का रहता है उद्भव काल। कब से? 2 से 4 दिन का रहता है। और ये रोग जो होता है प्राय दोस्तों गले में होता है, और यह ट्रांसिल भी आक्रांत होते हैं। कहाँ पर? गले की बात कर रहे हैं। 7वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता हो? प्लेग हो गया, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम बात करें हैजा और टाइफाइड की, तो ये हमारे वायु के द्वारा माध्यम से तो नहीं फैलते। लेकिन जो प्लेग है, प्लेग एक ऐसा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अगर इसे हम हिंदी में समझें, जिसे ताउन बोलते हैं। ताउन या प्लेग संसार का सबसे पुराना महामारियों में से एक माना जाता है। इसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य रूप से यह कृंतक प्राणियों या प्राय चूहे का रोग है कहलाता है। जो प्लेग होता है चूहे का रोग है, जो आपके पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। और आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 8वां प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा, आपको विटामिन बताना है। फोलिक अम्ल विटामिन है, आपका लाइनोलिक अम्ल विटामिन है, साइट्रिक अम्ल विटामिन है, या ग्लूटामिक अम्ल विटामिन है। लेकिन सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं अम्ल में दिए गए हैं, और अम्ल में आपको बताना है कौन सा विटामिन है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो फोलिक अम्ल दिया गया है विटामिन में कैटेगरी में आता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या दिया गया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन धुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए, छिली जो सब्जी होती है उसको भी अगर काट कर हम धुल देंगे, ठीक है, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी उसमें जो होता है वह नष्ट हो जाता है। 10वां प्रश्न है, टोटल टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, और इनमें से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे भी जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक, एग्लूटिनिन नामक, या माइसोसिन नामक पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन दूध की बात कर रहे हैं। जब भी हम पैदा होता है बच्चा दूध पीता है, और मरते मरते तक दूध, चाय हम पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, तो दूध कहीं ना कहीं मिक्स होता है। दूध में इतनी क्वांटिटी होती है, दूध में इतने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या सारी चीज़ें पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो एक बच्चे से लेकर वयस्क तक सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसा प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है वह केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बच्चे हो या बड़े हो सभी के लिए प्रोटीन की अत्यावश्यक पोषक तत्व होता है। डॉक्टर और डाइटिशियन जो होते हैं वो भी आहार में प्रोटीन शामिल करने की सलाह देते हैं, और प्रोटीन युक्त आहार में दूध का स्थान सबसे खास है। अगर आप डेली दोस्तों 1 गिलास दूध पीते हैं, कितना? 1 गिलास या 250 से लेके 300 ग्राम, अगर आप डेली 1 गिलास दूध पीते हैं तो आप समझ सकते हैं आपका जो प्रोटीन का स्तर रहता है बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा।
11th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और अमूमन जो बच्चे पढ़ने जाते हैं देखते हो कि माता पिता गिलास उनको जरूर एक गिलास दूध अवश्य देते हैं। जो जिम करते हैं वो भी दूध लेते हैं, अंडे लेते हैं, ठीक है। 11th नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। दूध होता है, हम देखते हैं कि मीठा मीठा लगता है, ठीक है, स्वाद में अच्छा लगता है। तो ये इसमें क्या चीज़ मिला होता है या क्या चीज़ पाया जाता है जो दूध मीठा होता है? साइक्रोज के कारण, सुक्रोज के कारण, कैरोटीन के कारण या लैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। तो दूध में जो उपस्थित रहता है वह है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही दूध क्या होता है, दूध में मिठास आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य में 212, 6, 202, 200। ये तो सभी को पता है, मनुष्य में अगर देखें तो लगभग 200 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और 200 आसपास तो लगभग मेरे ख्याल से सभी ऑप्शन दिए गए हैं आपके। जब सभी ऑप्शन 200 के आसपास दिए गए हैं, अब आपको इसमें से बताना कौन सा सही होगा, तो सभी लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, कि मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तन मन हमारी हड्डियों की संख्या क्यों घट जाती है? देखिए, जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, 270 से लेके 300 हड्डियां तक, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में 206 हड्डियां ही बचती हैं। इसकी वजह कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि की जुड़कर एक इकाई बन जाती है। कैसी बन जाती है? एक इकाई बन जाती है, हड्डियां जुड़ भी जाती हैं बाद में, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्याएं कितनी होती हैं? 270, 206, 208, 216। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 270 से लेके 300 हड्डियां तक आपके नवजात शिशु पर होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, और किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों में क्या है, संगलित होती हैं। इस अस्थिरीकरण जो होता है उनके कारण 206 जो है हड्डियां सीमित हो जाती हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? अगर आपका जवाब 8 अस्थियां है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानव की खोपड़ी 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कपाल, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा होता है चेहरा। कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियां होती हैं और आपस में जुड़ी होती हैं, और चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है, कुल मिलाकर। लेकिन यहाँ पर कितनी अस्थियां अगर पूछा जाता है तो वह हमारा 8 ही होगा, आपको यह ध्यान देना है। अभी हमने बताया कि 2 भागों में होता है। एक होता है कपाल, कपाल में कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 8 प्लेटनुमा हड्डियां होती हैं। और चेहरे में कितनी होती हैं? 14 होती हैं, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 14, 16। सभी कमेंट करेंगे। हम बात करें मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने जोड़े होते हैं। अब देखिए, पसलियां किसे कहते हैं? जो हमारे पेट में, पेट के और चेस्ट के जो होता है निचले बीच में जो हिस्सा होता है, देखते होंगे जब रनिंग करते हैं ना तो कहते हैं पसलियां यार मेरी दर्द कर रही है, आज पसलियां दर्द करती है। थोड़ा बहुत पानी पी के रनिंग करने लगते हैं या बहुत चल लेते हैं तो वो पसलियां दर्द करने लगती हैं। वही पसलियां बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जोड़ा बताना है। तो यहाँ पर टोटल 12 जोड़े होते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। सॉरी, 24 होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12-12 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जोड़े में पूछा गया, तो जोड़े में 12 होंगे, और बाकी इनकी संख्याएं अगर पूछा जाता तो 24 होती हैं। 12 जो बाएं होती हैं और 12 दाएं होती हैं, आपको ध्यान देना है। 16वां प्रश्न क्या दिया गया है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जांग में, गर्दन में, भुजा में, जबड़े में। तो शरीर की सर्वाधिक और प्रबल जो अस्थि होती, सभी लोग जानते, एक ही बात करेंगे, वह जबड़ा। सबसे प्रबल, सबसे मजबूत जो होता है वह जड़बा नहीं लिख गया यहाँ पे, क्या है, जबड़ा लिखना चाहिए, तो जड़बा लिख गया था, जबड़े का होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संस्कृत में हनु शब्द को जबड़ा कहते हैं। साथ साथ कुछ संदर्भों में गाल का अर्थ भी रखता है, लेकिन इसी शब्द के हनुमान का नाम उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है टूटे या घाव लगे जबड़े वाले। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है। नाखून, नाक, स्टेपिस या जबड़े। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर बात की जाए तो कान की हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिस की बात करेंगे। और सभी प्यारे मित्र से निवेदन है, सभी प्यारे मित्र फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल हमारा जायसवाल कोचिंग सेंटर। वहाँ पर सारे PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
भाई जायसवाल सर, ये हमारी जो पीडीएफ बनाई जाती है कहीं से मैं लेता नहीं हूँ, खुद क्रिएट करते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर यहाँ पे फॉलो करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, या आपके दोस्त जायसवाल सर को ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। देख लेते हैं 2-3 प्रश्न और बचे हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की बात करेंगे जो कि कान की हड्डी है। और आपका 18वां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा जाए तब आप क्या करेंगे। फिबुला, स्टेपिस, फीमर होती है या टीबिया होती है। देखिए सबसे लंबी हड्डी हम अगर हिंदी में बोलें तो जांघ की होती है और इसी को ही हम फीमर बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। जी हाँ, टीबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस, 4 ऑप्शन बेहतरीन दिए गए हैं और ये आपके लिए होमवर्क में आज दे रहे हैं। होमवर्क में खोज करना है, सारे बुक कहीं भी खोज कर लीजिए, हम आपको कमेंट करके बताना है कि मानव की पैर की हड्डी इनमें से कौन सी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं इस सेशन इस क्लास का। 20वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो पैर की हड्डी है वह खोखली होती है, कीलक होती है, सरंध्री होती है या ठोस होती है। तो मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है ये आपको ध्यान देना है। तो मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वह खोखली होती है, आपको ध्यान देना है। बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, आपके प्रिपरेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सेशन इस क्लास में आपको सभी को पता है यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाने हैं। ये क्लास ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और इससे बेस्ट तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर प्रिपरेशन के लिए चैनल को विजिट करते रहें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें, क्योंकि हर एक क्लास हर कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।